नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें बंगाल के दंगल से, जहां पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद स्वपन दास गुप्ता का राज्यसभा से इस्तीफा हो गया है। बीजेपी ने बंगाल में विधानसभा चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। नियम के मुताबिक मनोनीत सांसद को 6 महीनों के भीतर ही पार्टी में शामिल होना चाहिए। उसके बाद अगर वो होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और स्वपन दास गुप्ता ने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एक बेहतर बंगाल की लड़ाई के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करते हुए मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में मैं तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करूंगा। This little controversy has erupted at a time when Shubhendu Adhikari is attacking Mamata Banerjee for flaws in her nomination papers. Your thoughts on that? Well, I haven't yet submitted my nomination paper, so it's to find flaws in my nomination paper, to find flaws in my character is, I think, purely hypothetical. Flaws in character, Mr. Dasgupta? Yes, whatever they might be saying. Speculation that you are also in the race for the Chief Minister's chair. Well, that's a speculation which I think emanates mainly from journalistic imagination. And fair enough, the media always likes a bit of masala and chatpat. देखिए, स्वपन दास गुप्ता ने अपनी इस्तीफा दे दी है राज्यसभा से, क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है। वो तारकेश्वर से कैंडिडेट बनने वाले हैं। लेकिन उनके इस्तीफा के पहले तृणमूल और बीजेपी के बीच में थोड़ी सी राजनीति हुई और ट्विटर राजनीति हुई। जब स्वपन दास गुप्ता की उम्मीदवारी अनाउंस की गई बीजेपी की तरफ से, तब तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने यह सवाल उठाया कि जो रूल्स है राज्यसभा मेंबर्स का, जो नॉमिनेट होते हैं, तो उनको अगर वो पार्टी कोई ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको रिजाइन करना पड़ता है और उसके लिए कुछ समय रहता है। तो क्योंकि स्वपन दास गुप्ता नॉमिनेटेड मेंबर थे राज्यसभा के, तो उनका उम्मीदवारी जब ज्वाइन हुआ, ये जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक पार्टी के मेंबर है। और अगर वो राजनीतिक पार्टी के मेंबर है तो उनको, और अगर वो उम्मीदवारी अपनी ये कर रही है, तो फिर उनको इस्तीफा देनी चाहिए। बीजेपी को जब जो प्रॉब्लम है पश्चिम बंगाल में, वो ये है कि उनको 294 सीट्स में कैंडिडेट्स देना है और शायद उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना स्ट्रांग अभी तक नहीं हुए हैं कि सारे सीट्स में उनको आसानी से उम्मीदवारी मिल जाए जो तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं। तो उन्होंने जो है उनके राज्यसभा के एमपीज, जो यूनियन मिनिस्टर है, लोकसभा के एमपीज, सबको चुनावी मैदान पे उतर दिया है। लेकिन आज भी उनके ऑफिस में, जो हेस्टिंग्स के ऑफिस है जहां से उनकी पूरा चुनावी प्रचार, उनकी चुनावी मैनेजमेंट जो चलता है, वहां पे कई सारे बीजेपी समर्थक इकट्ठे हुए हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको तृणमूल से जो लोग आए हैं उनको टिकट ना देना चाहिए। और उनकी ये ऐसी बात है कि वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी में इतने साल काम किए हैं, जो तृणमूल के डंडा खाए हैं, उनको टिकट दो। जो तृणमूल से आज आए हैं उनको क्यों टिकट दिया जा रहा है? तो इस बात को लेकर बीजेपी में काफी आक्रोश है। बीजेपी के जो सपोर्टर्स है उनके अंदर काफी आक्रोश है और वो बीजेपी के हेस्टिंग्स ऑफिस में जताए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ स्वपन दास गुप्ता जैसे लोग भी चुनावी मैदान पे उतर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इस बार उनके शायद कुछ चांसेस है। तृणमूल कहता है कि ये हमने कहा था, ये बीजेपी में होगा, क्योंकि वो सब हमारे जो रिजेक्ट्स हैं उनको लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्वपन दास गुप्ता की अगर हम बात करें तो वो राज्यसभा सांसद है और वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दी है, ताकि क्योंकि वो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो पश्चिम बंगाल के चुनाव तारकेश्वर से लड़ सके। तो जिस बात का जिक्र सौरभ गुप्ता कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी को ही अपने कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। टिकट बंटवारे से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बीजेपी के चुनावी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। बीजेपी के बड़े नेताओं मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और शिव प्रकाश को भी धक्का मुक्की से 2-4 होना पड़ा। ये लोग बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने से भी नाराज दिखे। कोलकाता के अलावा कई जिलों के बीजेपी दफ्तरों में आक्रोश देखने को मिला है। सिंगूर समेत हुगली जिले में 2 दफ्तरों पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा जमकर फूटा। और इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हमारी सहयोगी मोनी दीपा। 24 घंटे से कोलकाता में बीजेपी ऑफिस के सामने ये दृश्य
ये दृश्य लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको उनका कैंडिडेट नापसंद है। बीजेपी ऑफिस यहाँ मेरे दाहिने, यहाँ पे 3-3 फ्लोर्स पे बीजेपी के ऑफिसेज हैं, लेकिन कल शाम से यहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगाया गया है। आज भी पुलिस है, काफी संख्या में माइकिंग चल रहा है कि लोग यहाँ पे शांति से बैठे। क्या प्रतिवाद कैंडिडेट को लेके, और यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि जो कैंडिडेट्स फील्ड किया है बीजेपी को, उनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले तृणमूल में थे, अब उनको बीजेपी में लाके कैंडिडेट का टिकट दे दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? डायमंड हार्बर से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोगों को वो जो पार्टी है ना टीएमसी का, वो पहले 14 दिन पहले ज्वाइन किया था, उसको हम लोगों को जो ऊपर नेत्री थे उन्होंने उसको टिकट दिया, लेकिन हम लोगों को जो भूमिपुत्र है उसको भी टिकट नहीं मिला। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर विक्षोभ दिखाने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि वो दीपक कुमार हल्दर जो है उसको पदत्याग चाहिए। तो किसको आप चाहते हैं कैंडिडेट के हिसाब से? हमरा देवांशु पंडा का कैंडिडेट से चले। आपने कहा वो भूमिपुत्र है। हाँ, भूमिपुत्र है। ये तो लग रहा है भूमिपुत्र और बाहरी का जो मुद्दा उठाया था तृणमूल ने, वही आ रहा है यहाँ पे। बीजेपी भी वो उछाल रही है। दादा, क्यों यहाँ पे आए हैं, किसको चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं 143 नंबर विधानसभा डायमंड हार्बर से हम लोगों का प्रार्थी है देवांशु पंडा, क्योंकि जो आदमी इतना दिन तक इतना कष्ट करके डायमंड हार्बर को बीजेपी को इस जगह पहुंचाया, आज उसको टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? ना दीपक हल्दर को। वो टीएमसी से आकर मैं 1 महीना हुआ बीजेपी में ज्वाइन किया। हम लोग दीपक हल्दर को नहीं चाह रहे, हम लोग चाह रहे हैं देवांशु पंडा को। तो दीपक हल्दर होगा, रहेगा तो आप क्या हार जाएंगे बीजेपी? एकदम हार जाएगा। कोई बीजेपी कर्मी दीपक हल्दर को वोट नहीं देगा। जो वोट देगा देवांशु पंडा को ही वोट देगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके कोई लड़ेगा क्या? वो तो हमको पता नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी तक तो हम लोग कुछ सोचा ही नहीं। अभी तक हमको आया है राज्य या केंद्र से दरखास्त करके, क्योंकि हमारे 143 नंबर पार्टी थोड़ा चेंज करके दीपक हल्दर छोड़ के देवांशु पंडा को दीजिए। सर, इतने सारे लोग इतने सारे जगह से यही समस्या दिखाई दे रहा है। सिंगुर कहिए, चूचड़ा, यहाँ पे उदय नारायणपुर, डायमंड हार्बर, ये तो टीएमसी से आया वही है, उसी के बाद नहीं है प्रॉब्लम। बीजेपी का कोई आदमी जो देना है दे दीजिए। जो आदमी है बीजेपी से आती है उसको दीजिए पार्टी, हम कोई विक्रम नहीं देंगे। तो ये क्या देवांशु पांडे है ना हमारा ड्राइवर। ये क्या आदि बीजेपी और नया बीजेपी का झगड़ा? नहीं, आदि बीजेपी नया बीजेपी नहीं है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी से आने वाला लोगों का झगड़ा है। कोई बीजेपी दे दिए, आदि हो या नब्बो हो, लेकिन कोई टीएमसी वाला हमको नहीं चाहिए। यही आप सुन रहे हैं, यही ज्यादातर कंप्लेंट्स हैं कि तृणमूल से आए हुए लोग, उनको ही मान्यता दिया गया है, ज्यादा टिकट दिया गया है उनको, और जो पुराना बीजेपी के कर्मी हैं उनको डिनाई किया है टिकट। और ये लड़ाई बहुत सारे सपोर्टर्स लड़ने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए बीजेपी रात भर मीटिंग अमित शाह उन्होंने ही हेड किया है। अब क्या इसका रेजोल्यूशन होता है, इस पर नजर रहेगी। जीडी शंकर के साथ मैं मोनिदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए केवल 11 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने आज बांकुरा में अलग अलग इलाकों में रैलियां की। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चाहे उन्हें कितनी ही धमकियां देती रहे, अगर उसे ये लगता है कि मैं एक पैर पर नहीं लड़ सकती तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। যে আমার একটা পা ভেঙে দিয়ে আমি এক পায়ে খেলতে পারবো না, জানেন তো? নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আমি এমন খেলা খেলবো এক পায়ে, বুঝতে পারবেন? আমার মা বোনদের দুটো পা, তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। আমার ছাত্র যৌবনের দুটো পা, তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। আমার কৃষক
শ্রমিকের দুটো পা তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো আর খেলাও হবে জেতাও হবে। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के नारे को लेकर बीजेपी और टीएमसी में पैदा हुए टकराव को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे वे पहले भी इस प्रकार का कार्य करती रही है। बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का काम भी उन्होंने एक समय किया था और उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है, बंगाल के अंदर भी ये होना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे बैंकों की हड़ताल पर क्या कहा वित्त मंत्री ने। तो बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन था। आज लगातार दूसरे दिन जो लोग बैंक शाखाओं में गए उनको निराशा हाथ लगी क्योंकि दोनों बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सरकारी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, पंचकुला, पटना और कानपुर की तस्वीर है जहां पर बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियंस ने कहा कि इस हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल रहे। हड़ताल के चलते कई सारी जो बैंक सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई। इसमें डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरेंस और लोन सैंक्शन करवाने जैसे काम प्रभावित रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि जो एटीएम है वो खुले रहे। मोदी जी से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है कि मोदी जी की आज तक की जो भी योजनाएं उन्होंने लागू की उसमें से एक ही योजना सफल हुई है, वो है जनधन नीति। उसके लिए सारे बैंकर्स दिन रात काम किए। नोटबंदी आया तो भी आप लोगों ने भी काफ़ी दिखाया टीवी पे कि नोटबंदी में सारे बैंकर्स सुबह से लेकर रात 10 से 11, 12 बजे तक काम किए उनकी नीति को सफल बनाने के लिए। इवन दो दैट वाज अ फ्लॉड स्कीम बट फिर भी हम लोगों ने उसको सफल बनाया। नाराजगी के कारण ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि निजीकरण करने से देश को फायदा होगा। मेरा कहना यह है अगर निजीकरण करने से फायदा है तो पहले पार्लियामेंट को निजीकरण कर दो। दिन रात हम एक करके काम करते हैं, दिन रात सुबह शाम हम एक करके काम करते हैं। हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट होते हुए भी आके काम करती है और उनको कल उनके भविष्य पे कुठाराघात किया जा रहा है। ये कहाँ तक सत्य है? अगर निजीकरण आपको अच्छा लगता है तो सारे मंत्रालय को पहले निजीकरण करो। हमारे युवा वर्ग को तुम बोलते हो कि एनपीएस बहुत अच्छा स्कीम है, तुम खुद ओल्ड पेंशन क्यों ले रहे हो? पहले तुम एनपीएस को ये करो, अवेल करो, देन हमारे यूथ को बोलो। मोदी जी पे भरोसा करके तो सब लोगों ने लाया ही उनको, लेकिन मोदी जी का जो काम है वो धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि सारे जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है सबको धीरे धीरे सेल करते जा रहे हैं। आज मोदी सरकार कह रही है कि हम बिजनेस नहीं करेंगे। सरकार पहले भी बिजनेस नहीं करती थी, आगे भी उनको बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार देश हित के कल्याण के लिए है और कोई भी सरकार बिजनेस के लिए आती ही नहीं है। ये उनका कहना अपनी सोच है क्योंकि वो बिजनेस को ही दिमाग में जानते हैं, इसलिए वो जनता को कह रहे हैं कि हम बिजनेस नहीं जानते। अगर वो बिजनेस के लिए नहीं आए होते तो वो कुछ लोगों के हाथ में, कॉरपोरेट के हाथों में बिक्री भी एक बिजनेस है, किसी चीज़ को बेचना भी एक बिजनेस का ही क्रम होता है। वो बिजनेस ही कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, देश को, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ जो 2 दिन की हड़ताल हुई है इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि निजीकरण का फैसला एक सोचा समझा फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। श्रीमती इंदिरा जी nationalized banks. There was a purpose and that purpose probably was served, partly served, fully served. I'm not getting into that. But yet, we need banks which are going to be able to scale up. So we have even announced and recently
1 year ago, 1.5 years ago. In fact, one before also during 2016-17. Amalgamating banks so that you have banks big enough. So we have brought in banks which are going to be able to meet the aspirational needs of this country. And also, because these need not be a subjective on-the-spot decision, we've announced a public enterprise policy, based on which we have identified those 4 areas in which we said government presence, public sector presence will be there, and bare minimum presence is what we have said, which, for your immediate answer, means that not all of them are going to be privatized. दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने से जुड़े बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने आज हाथों में तख्तियां लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसदों का कहना है कि बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने में लगी है, जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दूसरे दलों से भी बात कर रही है। इसी मुद्दे पर दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार का यह बिल तानाशाही भरा है, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब सिर्फ उपराज्यपाल ही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी समय अब आपको मिल गया है जो संशोधित विधेयक पेश हुआ है संसद में, क्या समझ बनी है? अब किन बात पर आप लोगों को आपत्ति है अपने सरकार से संबंध में? इस संशोधन विधेयक में 2 बातें बहुत आपत्तिजनक हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली में सरकार एलजी होंगे। ये बिल ये कह रहा है कि दिल्ली में जो भी कानून बनेगा उसमें सरकार एलजी लिखा जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि हर एक फाइल जो भी मंत्रिमंडल मंत्री या मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाना है तो अब वो फाइल एलजी के पास जाएगी। अगर सीसीटीवी लगाना है, महिलाओं के लिए बस का फ्री करना है, अब ये बीजेपी के एलजी साहब हैं, बीजेपी की तो नीतियों में ये चीज़ नहीं है, तो फिर उसका विरोध करेंगे, वो मना करेंगे उस पर। अच्छा, लेकिन हमने जिसमें पढ़ा और थोड़ा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये ओपिनियन लेने को कह रहे हैं कि आपको फैसलों में उपराज्यपाल की ओपिनियन लेनी होगी, लेकिन ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगी। ये उसमें कहीं लिखा नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन हर एक फाइल पहले एलजी के पास जाएगी तो सही। हाँ। और एलजी लेके बैठे हैं अपने 6 महीने, जैसे पहले सीसीटीवी की फाइल थी 6 महीने लेके बैठे रहे, फिर जाके धरना करना पड़ा, भाई फाइल लेके क्यों बैठे हो इतने दिन। मोहल्ला क्लिनिक की फाइल के लिए लड़ना पड़ा, जाके कोर्ट में जाना पड़ा कई चीज़ों पर। तो कुल मिला के हम कोई भी फैसला लें, स्वतंत्र नहीं है हम फैसला लेने के बिना एलजी की मंजूरी के। अच्छा। जब तक एलजी के पास से फाइल होके नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अगर आज परीक्षा का बोर्ड बनाना है, हाँ। या बिजली के बिल जीरो करने हैं, अब अगले साल बिजली के बिल जीरो करने हैं, वो फाइल अभी सत्येंद्र जैन साइन कर देते थे, हाँ। लेकिन अगली बार वो फाइल एलजी के पास जाएगी। तो ये हर फाइल को एलजी के पास भेजने की जो वो है भूख भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं वो यही है ना कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी का चारों तरफ में दिल्ली मॉडल हो रहा है। आज गुजरात में माहौल बनने लगा केजरीवाल जी को लेके कि भाई केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बहुत शानदार है। गुजरात के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उत्तराखंड के लोग प्रभावित हो रहे हैं, पंजाब के लोग प्रभावित हो रहे हैं, गोवा में देख लो, हिमाचल में गाँव तक इस बात की खबर है, गाँव में चुनाव जीत रही है आम आदमी पार्टी। तो आज ये इस बात से घबरा गए और इससे घबरा के उन्होंने तुरंत कहा भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रोको, इसकी फाइलें हटकाओ एलजी के यहाँ पे। अब सारी फाइलें एलजी के हटका करेंगी जाके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले ये हुआ करता था, आप सारी फाइलें एलजी को भेजते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये कहा गया सारी फाइल वहां भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब फिर से सारी फाइल भेजेंगे और इसके जरिए देरी करने का जो है एक रास्ता जो है उपराज्यपाल को मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसे शुरू में 101 मोहल्ला क्लिनिक बने थे, हाँ। वो हर फाइल एलजी के पास जाती थी, हर फाइल एलजी के पास जाती थी। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, हाँ। कि भाई चुनी हुई सरकार के पास में जनता के लिए फैसला लेने का अधिकार है, 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, हाँ। पुलिस वगैरह को छोड़ के, हाँ। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। तो हमने फिर फैसले लेने शुरू कर दिए। तो सत्येंद्र जैन जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो उनके पास पावर थी कि मोहल्ला क्लिनिक बनना है, वो अपने साइन से बना देते थे। अब वो फाइल एलजी के पास जाएगी, अब एलजी साहब कितने दिन बैठेंगे उस पर लेके? एलजी साहब फिर कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जैसे आपको याद दिलाता हूँ, हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू किया जब ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले की बात है। हमने कहा कि आदमी लाइसेंस बनवाने जाता है, छोटे छोटे कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट सरकार से बनवाता है वो जो है आदमी के घर बैठे बन जाना चाहिए, उसको एसडीएम के दफ्तर नहीं जाना चाहिए।
तो जब हमने एलजी साहब के पास फाइल भेजी तो एलजी साहब ने उस पर लिख के भेजा, नहीं अगर ऐसा होगा तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, अगर एग्जीक्यूटिव लोगों के घर में जाया करेंगे, घर सरकार के लोग घर में जाएंगे तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ऐसा आइडिया ठीक नहीं है। क्या मतलब था, आदमी को 10 चक्कर लगाने पड़े, तो कुल मिला के काम रोकने की मंशा थी, तो उन्होंने रोक दिया उसको। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमने उसको लागू कर दिया, क्योंकि उसके बाद में फैसला फिर कैलाश गहलोत जी को करना था। तो कैलाश गहलोत जी मंत्री हैं उस विभाग के, कैलाश गहलोत जी ने डिसीजन ले लिया, अब वापस ये सारी फाइलें वहां जाया करेंगी। ठीक है, आपको अब क्या लग रहा है, क्या पिछली बार जब आपका विवाद हुआ था बहुत लंबा चला था, सुप्रीम कोर्ट में ही इसका हल हो सका था, आपको उम्मीद है इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से इसका हल निकल सकता है? देखो, विवाद, बात ये नहीं है कि ये कोई केजरीवाल जी वर्सेस एलजी विवाद है। विवाद यह है कि लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार को डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, जनता जिसको सरकार चुने काम उसको करवाने की पावर होनी चाहिए, या काम कोई और करने की पावर होगी और जनता इसको चुनेगी। फिर जनता तो मतलब वोट क्यों डलवा रहे हो जनता से? जनता से क्यों कह रहे हो अपनी सरकार चुन लो? कह दो भाई जनता सरकार ही ना चुने, क्यों जनता का भी टाइम खराब करते हो, जनता के पैसे खराब करते हो इस सारे उस पे। तो मेन तो ये है, और जैसा मैंने कहा कि इनकी सारी जड़ें हिल गई हैं अरविंद केजरीवाल जी की पूरी राजनीति की, जिस तरह से देश भर में चर्चा हो रही है इसको देख के, तो इसका जवाब राजनीति से भी निकलेगा, सड़कों से भी निकलेगा, हो सकता है कुछ कोर्ट से निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी फैसला नहीं, अभी फैसला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। 5 की बात में अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे रेलवे टर्मिनल पर जिसे देखकर लगेगा ही नहीं कि कहीं ये रेलवे टर्मिनल तो है ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट है। इसी टर्मिनल में कई खूबियां हैं, ये नए जमाने की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं बेंगलुरु से हमारे सहयोगी निहाल किदवई। किसी हवाई अड्डे की तरह दिखने वाला यह है देश का पहला वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल, जो कि पूर्वी बेंगलुरु के बाइपनहल्ली में लगभग बनकर तैयार है। और इसका नाम देश के जाने माने इंजीनियर भारत रत्न विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। आइए आपको इस रेलवे टर्मिनल के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या खास है। तो यह है वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का अंदरूनी हिस्सा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और इसमें भी हवाई अड्डे की तरह इस बात की कोशिश की गई है कि आने और जाने वाले यात्रियों के बीच में कोई संपर्क न हो सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए यहाँ 4 दरवाजे हैं, 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए। जो यात्री टिकट या फिर ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे होंगे उनके लिए भी खास व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए जो कुर्सियाँ हैं उसके बगल में चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने लैपटॉप और मोबाइल को चार्ज कर सके। और ठीक इसके बगल में यह है महिला प्रतीक्षालय। देखिए ये भी कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर फिलहाल काम चल रहा है और किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसकी पूरी कोशिश की गई है, चाहे कलर स्कीम हो या फिर बैठने की व्यवस्था। यह है पुरुषों के लिए प्रतीक्षालय यानी वेटिंग रूम। काफी बड़ा है और कुर्सियां काफी आरामदेह। हवाई अड्डे की ही तरह लिफ्ट भी है। लिफ्ट के बगल में स्टेप्स यानी सीढ़ियां और फिर देखिए एस्केलेटर, सब कुछ है। और अगर आप बैठना चाहें, इंतजार करना चाहें तो यहां पर उसकी भी व्यवस्था काफी खूबसूरती से की गई है। टर्मिनल के बाहर कुल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से लंबी दूरी की ट्रेनों की आवाजाही होगी और इन सभी 7 प्लेटफॉर्म्स को ये फुट ब्रिज आपस में जोड़ता है। इस फुट ब्रिज के साथ साथ 2 सबवे भी हैं। अब आपको सबवे लिए चलते हैं। यह सबवे बाहरी सड़क को इस टर्मिनल से जोड़ता है और फिर इस टर्मिनल को बाकी के 7 प्लेटफॉर्म से। और पहली मंजिल पर है यह फूड कोर्ट जो काफी बड़ा है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि हर रोज तकरीबन 50,000 के आसपास यात्रियों की यहां से आवाजाही होगी। सभी 7 प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता हुआ यह है फुट ब्रिज जो कि आखिर में टर्मिनल से जुड़ता है। 4,200 स्क्वायर मीटर में फैले
इस रेलवे टर्मिनल का तकरीबन 900 स्क्वायर मीटर का हिस्सा वातानुकूलित है। इस परियोजना की शुरुआत आज से तकरीबन 6 साल पहले हुई थी। तब इसकी अनुमानित लागत लगभग 325 करोड़ रुपए के आसपास थी। यहाँ वीआईपी लॉन्च भी है, साथ ही साथ यात्रियों को ट्रेनों की आवाजाही की लाइव जानकारी मिलती रहेगी। इस परियोजना को पूरा करके रेलवे ने एक बार फिर साबित किया है कि वक्त और ज़रूरत के हिसाब से वो न सिर्फ नई तकनीक को अपना सकते हैं बल्कि ज़रूरी बदलाव भी ला सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। उधर भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शुरू हो गया है। ये हरियाणा के रोहतक शहर के बीचों बीच बना है। इसके शुरू होने से अब दिल्ली रोड, सोनीपत रोड, दिल्ली बाईपास रोड समेत कई रेल फाटकों से जनता को छुट्टी मिल गई है। इन रेल फाटकों पर पहले घंटों घंटों की देरी हुआ करती थी। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।